संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज 28 तारीख है और आज के समाचार आप मन के सम्मुख लेकर के हाजिर हुए हैं। आज के समाचार जो है उला बहुत सार में जाने की कोशिश करबो। बहुत जरूरी समाचार है और कुछ समाचार ला समझे के भी बहुत जरूरत पड़ी। तब बिना समय खोए सीधा समाचार पे आत हूँ, हिंदी भाषा में आत हूँ और शुरू करत हूँ। पहला समाचार, धान खरीदी के समय सीमा का निर्धारण। जितनी जानकारी अब तक मिली है, ये माना जा रहा है कि इस सत्र के लिए यानी 2020-21 के लिए धान खरीदी 1 दिसंबर से प्रारंभ की जाने वाली है। इस बात का विरोध भी हुआ। भाजपा ने इस बात का विरोध इस बात को लेकर के किया था कि उनकी सरकार के समय 1 नवंबर से ही धान खरीदी का कार्य शुरू होता था। बहरहाल इस साल धान खरीदी पिछड़ी हुई दिखाई दे रही है क्योंकि गिरदावरी का काम कराया गया था। ये कांग्रेस का कहना है। कहना जो कुछ भी हो, हमें यह तथ्य याद रखना पड़ेगा कि धान खरीदी कब से प्रारंभ हो रही है। 1 दिसंबर 2020 ये धान खरीदी के प्रारंभ होने की तिथि निर्धारित की गई है। साथ ही साथ एक बड़ा परिवर्तन यह भी हुआ है कि वो जो रजिस्ट्रेशन का समय सीमा था, किसान जो अब तक अपना पंजीयन नहीं करा पाए थे, उस तय सीमा को अब बढ़ा दिया गया है। 31 अक्टूबर पुरानी तय सीमा थी, अब इसे बढ़ाकर 10 नवंबर तक कर दिया गया है। यानी किसान 10 नवंबर तक अपने तहसील कार्यालय में जा करके पंजीयन करा सकते हैं और फिर रजिस्टर्ड किसान बन करके अपने धान का विक्रय कर सकेंगे 1 दिसंबर से। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने इस बात की घोषणा की है। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। जगदलपुर के लाल बाग की बात करें। लाल बाग वैसे तो कहने से पहले दिमाग में सीधा महाराष्ट्र बंबई चला जाता है। लाल बाग की राजा, हमें गणेश भगवान याद आ जाते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है लाल बाग जगदलपुर की। ये भी जगदलपुर का एक बड़ा ऐतिहासिक केंद्र है और यहाँ अब एक मेमोरियल की स्थापना होने वाली है। मेमोरियल झीरम घाटी हादसे में शहीद होने वाले लोगों को याद रखने के लिए। इसका नाम भी होगा झीरम घाटी शहीद मेमोरियल। इस भवन की स्थापना या इसकी आधारशिला आज मुख्यमंत्री महोदय के हाथों रख दी गई है। अब तक जब ये समाचार आप सुन रहे हैं, ये रख दी गई है। 2 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जब बस्तर दौरे पर गए हुए हैं, तो वो बस्तर दौरे पर बस्तर संभाग के लिए बहुत सारी और योजनाएं लेकर के गए हैं, बहुत सारे और धनराशि के वितरण को लेकर के गए हैं। और इसमें से एक न्यूज जो और निकल करके आई वो ये है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सिरहा सार नामक जगह पे जहां मुरिया दरबार आयोजित हो रहा है, उसका हिस्सा भी बनेंगे। मुरिया दरबार बस्तर दशहरा का आखिरी रिचुअल होता है, आखिरी प्रथा होती है और इसका एक बड़ा महत्व है छत्तीसगढ़ का। यदि आप इतिहास पढ़ते हैं और जनजातीय विद्रोहों को अगर आप पढ़ते हैं, तो मुरिया दरबार जनजातीय विद्रोहों से ही निकला हुआ एक परंपरा है। अगर आपने छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ रखा है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे मुझे बताइए कि मुरिया दरबार किस विद्रोह से निकली हुई एक परंपरा है। और अगर नहीं पता तो कल के वीडियो में मैं इसके बारे में आपसे जिक्र करूंगा, पूरी कहानी सुनाते हुए। अब बात करते हैं अगले समाचार की, अगली महत्वपूर्ण न्यूज की। बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर। बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर का साफ उद्देश्य होता है कि स्टार्टअप योजना को बढ़ावा देना, साथ ही साथ रिसर्च आदि काम को बढ़ावा देना। छत्तीसगढ़ में अपने किस्म का यह पहला रिसर्च सेंटर बनने वाला है या इंक्यूबेशन सेंटर बनने वाला है। इसकी नींव रखी जा रही है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर के भीतर। ये जो परिसर होगा ये 2 एकड़ के क्षेत्रफल पे बन रहा है। 29 करोड़ 84 लाख की लागत इसमें लग रही है। थोड़ी और बात कर लेते हैं। मध्य भारत का ये अपने किस्म का पहला इंक्यूबेशन सेंटर होगा जहां स्टार्टअप को लेकर के आने वाले युवाओं को रिसर्च करने और उनके स्टार्टअप को बढ़ावा देने में सहायता की जाएगी। किस क्षेत्र में? बायोटेक के क्षेत्र में, साथ ही साथ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। अगर वो कोई स्टार्टअप लेकर के आते हैं तो मदद जो है वो यहां से प्राप्त कर सकेंगे। इसी तरह के इंक्यूबेशन सेंटर एक नया रायपुर में तो बन ही रहा है और एक बिलासपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बन रहा है, जो अपने किस्म में अलग अलग तरीके का होगा, लेकिन ये अपने आप में सेंट्रल इंडिया का पहला है। अब बात करते हैं कोलेंग धान खरीदी केंद्र की। कोलेंग एक छोटा सा गांव है, एक छोटा सा क्षेत्र है और ये क्षेत्र यूं कहें कि दरभा घाटी वाला जो क्षेत्र है हमारा, या दरभा क्षेत्र बस्तर, उसका एक हिस्सा है। यहाँ अब तक धान खरीदी केंद्र नहीं था और 40 से 50 किलोमीटर का सफर तय करके किसानों को अपने धान का विक्रय करने जाना पड़ता था। यहाँ के जो विधायक महोदय रहे रेखचंद जैन, वो लगातार प्रयास में रहे कि यहाँ एक
खुल सके खरीद केंद्र, और इस बात को अब स्वीकार कर लिया गया है। यहाँ इस सत्र से धान खरीदी केंद्र बनाया जा रहा है। कोलेंग धान केंद्र बस्तर में रहेगा। ये जगह अगर आप नहीं समझ पा रहे थे दरभा घाटी बोलने से, वो जगह जो कॉफी की खेती के लिए अभी बड़ी चर्चा में आई थी, उसी जगह की बात कर रहा हूँ। उड़ीसा की सीमा या उड़ीसा का बॉर्डर जो है वो शेयर करता है ये, तो थोड़ा इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। बात करते हैं अगले समाचार पर। अगला जो समाचार है वो किसान रेल से जुड़ा हुआ है। किसान रेल इस साल एक बड़ी योजना में से ये भी रही, केंद्र सरकार की योजना है। किसानों की जो उत्पादन है, किसानों का जो उत्पाद है, उपज है उनकी, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने, वो भी कम मूल्य पर और शीघ्रता के साथ, तेजी के साथ पहुंचाने के लिए किसान रेल चलाने का फैसला किया गया था। अलग अलग रेल मंडल में यह संचालन हो रहा है और इसी दौरान छत्तीसगढ़ भी इससे जुड़ रहा है। छत्तीसगढ़ का जो रेल मंडल है, जो कि महाराष्ट्र और कोलकाता के बीच पड़ता है, यानी कि पश्चिम बंगाल के बीच पड़ता है और एक बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है, वहां से भी संचालन होगा। नागपुर रेल मंडल के द्वारा चलाई जाने वाली रेल जो छिंदवाड़ा से निकलेगी और हावड़ा जाएगी और वापस छिंदवाड़ा तक का सफर तय करेगी। इस रेल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के किसान भी अपनी कृषि उपज को एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकेंगे, जिसमें दुर्ग जुड़ सकेगा, रायपुर जुड़ सकेगा, बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा जैसे क्षेत्र जुड़ सकेंगे। किसानों को इस परिवहन में 50% की छूट भी मिलेगी, जैसे केंद्र सरकार ने घोषणा की है। तो योजना अच्छी है। देखें, इसका संचालन आज से शुरू हो रहा है, यानी 28 अक्टूबर जब ये समाचार सुन रहे हैं तो ये ट्रेन पार करके निकल रही होगी। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर, वर्चुअल ग्रैंड कल्चरल इवेंट। तो भाई इस साल 1 नवंबर यानी राज्य स्थापना दिवस का जो समारोह है वो बड़े स्तर पर तो नहीं किया जा सकता ड्यू टू कोरोना, आपको पता ही है। ये इस साल ये आयोजन जो है वो वर्चुअली किया जा रहा है, और वर्चुअली किया जा रहा है तो इसका एरिया, इसका दायरा जो है वो बहुत बढ़ गया है। अब न सिर्फ भारत बल्कि ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कनाडा, यूएसए जैसे देश भी, या सिंगापुर को हम जोड़ लेते हैं, जैसे देश भी इसका हिस्सा बनने वाले हैं। वहां रहने वाले हमारे छत्तीसगढ़ के और लोग इसका हिस्सा बनने वाले हैं, वो सभी इस प्रसारण को देख सकेंगे। छत्तीसगढ़ के लगभग सभी विधाओं का इसमें जो है प्रदर्शन किया जाएगा, फिर चाहे वो नाचा हो, फिर चाहे वो सुवा नृत्य हो, फिर चाहे वो कर्मा हो, ऐसे अलग अलग गीतों का संचालन और गायन जो है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ वाद्य यंत्रों का वादन आदि सब कुछ संभव हो सकेगा इस समारोह के द्वारा, जो कि 2 दिन चलेगा, 1 नवंबर और 2 नवंबर को। और बाकी छत्तीसगढ़ के हर बड़े कलाकार को आप इसमें देख सकेंगे, हर बड़े सिंगर को आप इसमें देख सकेंगे। न्यूज बनी थी आरू साहू, जो कि एक उभरती हुई कम उम्र की बच्ची हैं और छत्तीसगढ़ की काफी फेमस लोक गायिका बन रही हैं, उनके बारे में ये समाचार बना था, वहां से हमको ये न्यूज मिला है। अब बात करते हैं अगले न्यूज पर, राष्ट्रीय जनशक्ति पुरस्कार। एक्चुअल में से जल शक्ति पुरस्कार होना चाहिए था, बहरहाल जनशक्ति पुरस्कार है तो ऐसे ही जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय जनशक्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ है बिलासपुर के जल विभाग को। क्यों प्राप्त हुआ है अब ये भी जान लेते हैं। तो भाई ये पुरस्कार छत्तीसगढ़ की नदियों में जल के पुनर्स्थापना और नाले जो हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, उनके उत्थान के लिए प्राप्त हुआ है। बिलासपुर के जल संसाधन विभाग ने इसके लिए अप्लाई किया था, ऑनलाइन आवेदन मंगाया गया था, और उन्हें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर क्षेत्र में लगभग 10 नदियों और 49 लघु परियोजनाओं को अभी क्रियान्वयन करने या बनाने के लिए, उसमें संरचना बनाने के लिए यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बाकायदा जल संसाधन विभाग की जो टीम है वो भी पहुंची, निरीक्षण करने के बाद ये इनाम दिया जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ के खाते, बिलासपुर के खाते एक बड़ी उपलब्धि, राष्ट्रीय जनशक्ति पुरस्कार जल संसाधन विभाग बिलासपुर को प्राप्त होते हुए आप देख पा रहे हैं। कारण नदियों में जल पुनर्स्थापना और नालों के उत्थान के लिए। अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े समाचार। कल के दिन यानी 27 अक्टूबर का दिन, जैसा कि आप जान रहे थे, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था 2 दिनों के लिए, 27 और 28 अक्टूबर के लिए। आज 28 अक्टूबर है लेकिन आज सत्र नहीं बैठ रहा है, क्योंकि 27 अक्टूबर को ही जो महत्वपूर्ण बात थी उसका निराकरण कर लिया गया और उसके बाद सदन स्थगित कर दी गई। तो क्या हुआ ये जानने का प्रयास करते हैं। एक बिल पारित हुआ, बिल कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020, कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020, इसे पारित कर लिया गया महज 1 दिन के भीतर ही। बहुमत था राज्य सरकार के पास और इसलिए संभव हो सका। बीजेपी चाहते हुए इसका विरोध नहीं कर पाई। बाकी बयानों में जो विरोध है वो मैं आपको समझाऊंगा।
बहरहाल जो बड़े परिवर्तन किए गए हैं पहले उन पर चर्चा करते हैं। इस संशोधन विधेयक को लाने का बड़ा उद्देश्य था केंद्रीय स्तर पर जो कृषि कानून बना है उसका विरोध करना। क्या चीजें हुई हैं ऐसी जो कि राज्य के किसानों के लिए है, क्या चीजें ऐसी है जो होनी चाहिए थी, हम चर्चा करते हैं। पहले बात करते हैं क्या परिवर्तन हुए। मंडी की परिभाषा को फिर से रीडिफाइन किया गया, ये धारा 49 जो थी उसमें संशोधन करके किया गया है, यानी संशोधन विधेयक की धारा 49 में संशोधन करके इसे ऐसा किया गया है। मंडी की परिभाषा को परिभाषित करते हुए बताया गया है कि अब जो डीम्ड मंडी होगी उसको भी मुख्य मंडी के रूप में ही गिना जा सकेगा या माना जा सकेगा, यानी मंडी में अब डीम्ड मंडी भी शामिल हो गई है। और निजी मंडियां जो होंगी, प्राइवेट मंडियां, उनको डीम्ड मंडी बनने का मौका दिया जाएगा। सवाल यह होता है कि डीम्ड मंडी होती क्या है। डीम्ड मंडी जो होती है वो एक विशेष उद्देश्य को लेकर के बनाई गई मंडी होती है। मान लीजिए आपको सिर्फ धान की खरीदी के उद्देश्य से कोई मंडी बनानी पड़ी तो हम उसे कहेंगे किसी विशेषीकृत उपज के लिए बनाई गई मंडी, और वो कहलाएगी डीम्ड मंडी। ये बाकी की सरकारी मंडियों से इतर या अलग होती है और किसी विशेष उपज की खरीदी के लिए बनाई गई मंडी होती है। अब इसे भी मंडियों की सूची में शामिल किया जा सकेगा। इसी तरह की जो निजी मंडियां होती थी, प्राइवेट मंडियां, उनको भी डीम्ड मंडी की कैटेगरी प्राप्त हो सकेगी या विशेष खरीद मंडी का दर्जा इन्हें प्राप्त हो सकेगा। दूसरा बड़ा परिवर्तन हुआ, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अधिकारी को, जो अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे इस कार्य के लिए, वो कृषि उपज की आवाजाही की जांच कर सकेंगे मंडियों में। मंडियों में कितने उपज आ रही है, कितनी बाहर जा रही है, इस सब की जांच करने के लिए बकायदा एक राज्य अधिसूचित अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। ये नियुक्ति जो अभी अधिकारी है उन्हीं को कार्यभार देकर की जाएगी, इसके लिए कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है। इसके बाद बात करें कि अधिकारी जो होंगे, इस तरह के अधिकारी जिनको अधिसूचित किया जाएगा, उनके पास जब्ती का अधिकार भी होगा। यदि किसी प्रकार की गलती पाई जाती है मंडी में तो अतिरिक्त फसल या जो भी फसल जिसके बारे में डाटा नहीं है उपलब्ध, उसकी जब्त करने का या उसकी जब्ती करने का अधिकार भी होगा। अब बस यही है दुआ कि ऐसे अधिकारी अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करें, अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करें और जबरदस्ती फसल जब्त ना करने लग जाए, वरना किसान और परेशान हो सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो कृषि उपज भंडारण की तलाशी लेने का अधिकार भी उस अधिकारी के प्राप्त होगा, के पास होगा। साथ ही साथ यदि एक पॉइंट है इसमें और ऐड कर सकते हैं आप, यदि किसी मंडी में गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके खिलाफ वाद दायर करने, यानी कि उसके खिलाफ केस दायर करने का अधिकार भी अधिकारी को दिया गया है। यानी एक राज्य अधिसूचित अधिकारी होंगे और उनका जो दल होगा वो थोड़ा शक्ति संपन्न बनाया गया। किसानों को इससे क्या मिला? सच कहें तो अभी इस विधेयक से किसानों को कुछ मिलता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, मंडियों के हालात टाइट हो सकेंगे ये पता चल रहा है अगर अधिकारी अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करे तो। एक्चुअल में किसानों की मांग थी न्यूनतम समर्थन मूल्य में उनको ये भरोसा दिलाया जाए कि उससे कम की खरीदी कभी नहीं होगी। ये होता किसानों को वाजिब दाम दिलाने के लिए किया गया फैसला। पंजाब राज्य का अगर आप मॉडल देखेंगे तो पंजाब राज्य ने यही संशोधन किया है कि कोई भी ऐसी संस्था जो एमएसपी से कम पर खरीदी करती हुई पाई गई उस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। ये पंजाब सरकार ने फैसला किया था। इसी तरह के किसी फैसले की उम्मीद राज्य सरकार से भी थी, लेकिन किसी भी प्रकार का वित्तीय प्रावधान इस विधेयक में दिखाई नहीं दे रहा है। और यही कहना है बीजेपी के जो प्रमुख हैं रमन सिंह जी या हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, उनका भी यही कहना है कि भाई वित्तीय प्रावधानों के बिना ये किस तरह का विधेयक लाया गया था, यह अधूरा सा विधेयक लगता है। ये उनकी बात है। अब रही बात कि विधेयक क्या पारित हुआ, तो विधानसभा से तो पारित हो गया है, लेकिन इस बिल को राज्यपाल की मुहर लगनी अभी बाकी है। राज्यपाल जहां तक संभव दिखाई दे रहा है इस विधेयक को विचार के लिए राष्ट्रपति के हाथ भेजेगी और उसके बाद ये मामला लंबा खिंच जाएगा और देखते हैं कि इस पर अंतिम फैसला क्या होता है। एक विरोध इस बात का भी हो रहा है कि कृषि जो है उस पर केंद्र सरकार एक प्रावधान ला चुकी है, एक प्रावधान राज्य सरकार ला रही है। इस तरह के टकराव की स्थिति में बीजेपी का कहना है कि भाई केंद्र के कानून के ऊपर राज्य का कानून नहीं रखा जा सकता। अंतिम परिणति क्या होगी ये तो अभी देखना बाकी है, लेकिन ये विधेयक कुछ अधूरा सा है। इस विधेयक में वित्तीय प्रावधान होने की बहुत जरूरत थी जो कि नहीं हो सका है। फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़ की एक अनोखी परंपरा के बारे में। छत्तीसगढ़ में बालोद जिला और बालोद जिले में मनाया जाता है एक खास किस्म का दशहरा। इस दशहरे को देव दशहरा कहा जाता है। आमतौर पर नवरात्रि के बाद का दिन दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है जिस दिन रावण की प्रतिमा जलाई जाती है, लेकिन बालोद अंचल में इस दिन, इसके अगले दिन देव दशहरा मनाने की परंपरा है। एक्चुअल में देर रात तक चलती है परंपरा।
8 गांव के लोग जुटते हैं अपनी मान्यताओं, अपने मांगों को लेकर के। जो भी उन्होंने मनौती मांगी है, उस मनौती के पूरे हो जाने पर मिट्टी के घोड़े चढ़ाने की परंपरा है। मिट्टी के बने हुए घोड़े छोटे बड़े आकार के इस मंदिर पर लाकर के चढ़ाए जाते हैं। ये मंदिर जो कि जाना जाता है हरदेव लाल मंदिर के नाम से। हरदेव लाल कौन है, इस कहानी पे बाद में आते हैं, पहले इस परंपरा को समझते हैं। इस जगह पर पिछले 300 सालों से रावण की प्रतिमा का दहन नहीं किया जाता है। रावण के पुतले में आग नहीं लगाई जाती है, बल्कि यहाँ देव दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका साफ उद्देश्य है कि अगर आपने भगवान से कुछ मांगा था, अपने इष्ट से, अपने आराध्य से, जो कि यहाँ हरदेव लाल है, उनसे अगर आपने कुछ मांगा था और वो पूरा हो गया, तो आपको क्या करना होगा? आपको मिट्टी का बना हुआ एक घोड़ा लाना होगा और उस घोड़े को मंदिर में चढ़ाना होगा। कहते हैं कि हर साल तकरीबन 200 से 300 घोड़े तो यूं ही चढ़ जाते हैं। काफी लंबी चौड़ी भीड़ लगती है यहाँ। इस साल ये सब कुछ संभव नहीं हो पाया बड़े स्तर पर, फिर भी आयोजन तो हुआ ही। अब समझते हैं कि हरदेव लाल कौन है और इनके नाम पर मंदिर क्यों बना और कहां बना। तो ये मंदिर बना हुआ है बालोद से 30 किलोमीटर की दूरी पर घीना डैम के पास। घीना डैम का निर्माण तो खैर बाद में हुआ 1967 के आसपास, 1967 के आसपास। उससे पहले से ये मंदिर बना हुआ था। कहते हैं इस गांव के आसपास कोई एक व्यक्ति जिनका नाम हरदेव लाल था, वो घोड़े पर सवार होकर के आए और बड़े चमत्कारी माने जाते थे। वो किसी भी व्यक्ति का इलाज कर देते थे, और किस तरह से करते थे ये तो पता नहीं, या उनके बारे में और जानकारी नहीं मिल सकी, लेकिन वो इलाज कर दिया करते थे। बाबा काफी दिनों में वहां रहे और ख्याति भी प्राप्त की। धीरे धीरे जब लोग उनके नाम को सेलिब्रेट करने लगे, उनके इलाज को सेलिब्रेट करने लगे, एक दिन बाबा गायब हो गए और उसके बाद वो कभी देखे नहीं गए। गांव वालों ने उनकी स्मृति में एक झोपड़ी बना दी, जो अब मंदिर बन चुका है, और यहाँ वो परंपरा आज भी जीवित है। ये थी कहानी आपके लिए छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की देव दशहरा की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि देव दशहरा छत्तीसगढ़ में कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, आपके पास उत्तर मौजूद रहेगा। अब बात करते हैं आखिरी, जो आज आपसे चर्चा करनी है। 1 नवंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया, टेस्ट होगा न्यूज का। 16 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक के सारे समाचार आपसे पूछे जाएंगे उस टेस्ट में। तो इस टेस्ट में खुद भी जुड़िए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस तरह का टेस्ट सीरीज लिया जा रहा है, और हमारी संस्था का नंबर उनको प्रोवाइड करिए ताकि वो भी जुड़ सके और आपको एक अच्छा कंपटीशन भी प्राप्त हो सके, आपको पता चल सके कि आपके साथ टेस्ट देने वाले किस स्तर पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा मेरी छत्तीसगढ़ की क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस। इतिहास और भूगोल कंप्लीट हो चुका है। जिनको वो वीडियो चाहिए वो मुझसे ले सकते हैं ये वीडियो, और उसके लिए एक निश्चित निर्धारित शुल्क है जो बहुत कम है, वो आप पे करके इस वीडियो का हिस्सा बन सकते हैं, या उसमें आप क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। जल्दी छत्तीसगढ़ अर्थशास्त्र की क्लासेस शुरू होने वाली है। अर्थशास्त्र और राज्य व्यवस्था हम उसमें छत्तीसगढ़ का पढ़ने वाले हैं। तो जो जुड़ना चाहें वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक निर्धारित शुल्क के बाद आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। थोड़ा प्रचार कर दिया हूं, इस बात के लिए बुरा मत मानिएगा, मुझे भी जीने खाने के लिए कोई कार्य करना ही होता है। अब बात करते हैं विदा की। तो भाई ये था आज का समाचार। अब क्या करना है? ध्यान रखना है अपना और अपनों का, बहुत जरूरी है अपनों का ध्यान रखना। चलिए मुलाकात करते हैं।